नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। उत्तर प्रदेश में ये चुनावी साल है और पूरे प्रदेश में ही गहमा-गहमी शुरू हो चुकी है। वेस्ट यूपी में भी गहमा-गहमी शुरू हो गई है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि पूरब से ज़्यादा गहमा-गहमी थोड़ा पश्चिम में दिख रही है। चंद्रशेखर जो कि आज़ाद समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने अपनी सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू की है और किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, अकेले लड़ेंगे, क्या है, क्या वो मायावती का विकल्प बन रहे हैं या बसपा का विकल्प बनने की भविष्य में सोच रहे हैं, इन तमाम सारी बातों पर बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र राणा जी, जो कि हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला जैसे समाचार पत्रों में बहुत वरिष्ठ पदों पर काम कर सके हैं, बहुत सारी राजनैतिक रिपोर्टिंग की है, प्रदेश की राजनैतिक समीकरणों को समझते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर तो इनकी नब्ज है। रवींद्र जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है बोले भारत में। शुक्रिया शुक्ला जी, आपका बहुत आभार जोड़ने के लिए। रवींद्र जी, तो बातचीत की शुरुआत की जाए। मैं पहले बगैर किसी भूमिका और प्रस्तावना के ये शुरू करता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर की भूमिका को आप किस तरह देख रहे हैं? मतलब अभी जो उनकी सक्रियता है, कल आप उनके कार्यक्रम में थे, फिर मैं अपने अगले सवाल पर आऊँगा कि वो कुछ मतलब चुनावी गणित में तब्दील होगी या वो एक्टिविज्म तो उनका काफ़ी सालों से चल रहा है। लोकसभा चुनाव में ये देखा गया, उन्होंने अपनी सीट जीती, अच्छे तरीके से जीती, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। तो अब वो क्या मतलब कुछ पार्टियां मजबूर होंगी उनसे गठबंधन के लिए, बल्कि मैं अगर सीधे-सीधे कहूँ, क्या उनको कोई लेने की कोशिश करेगा ही, वो एक फैक्टर रहेंगे ही? देखिए, ये जो यात्रा सत्ता परिवर्तन यात्रा का नाम दिया है जिसको इन्होंने, बिजनौर से शुरू की इन्होंने ये परसों, कल मेरठ में थे और आज ये शामली में हैं। जी। और इसके बाद ये 3 दिन की यात्रा के बाद ब्रेक लेंगे। 3 दिन का जो पब्लिक रिस्पॉन्स है, वो बहुत जबरदस्त है। शायद चंद्रशेखर को भी ऐसी उम्मीद नहीं होगी। बड़े पैमाने पर यूथ उनकी इस यात्रा में उमड़ा है। दरअसल जो दलित यूथ है, या खास तौर पर हम इसको अगर जातीय खांचे से बाहर भी निकाल दें, तो इस समय जो यूथ है देश में, उसके भीतर एक बेचैनी है। आज कोकरोच जनता पार्टी का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है दिल्ली में, उसमें भी ये रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। चंद्रशेखर आजाद की सभाओं में रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ओवैसी जब इधर एंट्री करते हैं तो उनकी सभाओं में भी ये रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। दरअसल यूथ के भीतर एक बेचैनी है। वो इकोनॉमी में अपनी जगह चाहता है, वो रोजगार चाहता है, सम्मानजनक जिंदगी जीने का एक सपना देख रहा है। और ये जो सपने हैं उसके, वो उसको जब पूरे होते हुए दिखाई नहीं देते हैं, तो वो नेताओं के करिश्मे में इसको ढूंढता है, उसके ग्लैमर में तलाशने की कोशिश करता है। चंद्रशेखर 32 बिंदुओं का एक पैम्फलेट बांट रहे हैं और भाषण में गिना भी रहे हैं उसको। वो कहते हैं कि पहली बार ही सरकार बन जाएगी तो मैं भर्तियां जो है निशुल्क कराऊंगा, भर्ती परीक्षाएं, उनकी कोई फीस नहीं होगी। वो कहते हैं कि शराब के जो ठेके होंगे उनको डिजिटल लाइब्रेरी में तब्दील कर देंगे, इलाज मुफ्त होगा सबका, पढ़ाई सस्ती होगी। इस तरह के वादे वो उसमें करते हुए चल रहे हैं। तो दरअसल जो स्थिति चंद्रशेखर की, हम उभार की बात करें तो चंद्रशेखर बेसिकली जो है सहारनपुर से आते हैं। वहां एक मूवमेंट होता है, उससे उनका उभार आता है। जेल जाते हैं, उनके ऊपर रासुका भी लगता है और फिर वो उन सबसे बाहर आते हैं। और नगीना का भी हम सब ने देखा, जब वो नगीना का चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा जी का, जी जी जी। तो कहते थे कि ये सिर्फ वोट कटवा की भूमिका में रहेंगे, असली चुनाव तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। हाँ, वो लेकिन बहुत अप्रत्याशित, चौंकाने वाला मतलब नतीजा था, बहुत लोग उसका अंदाजा नहीं लगा पाए थे। निश्चित निश्चित बहुत अप्रत्याशित ढंग से उन्होंने जीत दर्ज की और पूरा दलित मुस्लिम यूथ उनकी तरफ शिफ्ट हो गया और अदर कास्ट का भी वोट बैंक का, यूथ का एक हिस्सा उन्होंने लिया, तभी वो जीत भी पाए वहां। अच्छा, तो कुल दरअसल अब ये कहना तो बहुत जल्दबाजी होगी कि चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मायावती का विकल्प बनने जा रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं, कल जब वो हस्तिनापुर में थे तो उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर से चुनाव लड़ना मेरा सौभाग्य होगा अगर मेरी पार्टी मुझे हस्तिनापुर से चुनाव लड़ने का मौका देती है। मतलब तो ये हस्तिनापुर से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। सोच रहे हैं और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता तो ये कहते हैं, चूंकि मायावती को लोग बहन जी कहते थे, उनको भाई जी कहते हैं उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, तो कहते हैं कि भाई जी ने कहा है कि वो इस बार हस्तिनापुर से चुनाव लड़ेंगे। तो अगर, और एक मिथक है हस्तिनापुर को लेके कि जो हस्तिनापुर से जीतता है, आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश में उसी की सरकार बनती चली आई है। हाँ, ये हम लोग मेरठ में थे तो ये छपा करता था ये कि जी जी जिसका लगा, विधायक और उसी ये की अभी सर।
ये अभी टूटा नहीं है। तो ये इसका भी टेस्ट हो जाएगा एक बार फिर से, अगर चंद्रशेखर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो। चलिए खैर, और ये तो मिथक की बात हो गई रवीन जी। आपका मतलब कहना है कि जो उनकी सत्ता परिवर्तन यात्रा है उसमें रिस्पांस उनको अच्छा मिल रहा है। अच्छा मिला तो। अभी वो कुछ मीडिया में बातचीत कर रहे थे, लखनऊ भी आए थे, प्रदेश में जाते रहते हैं, तो वहां उन्होंने कुछ मीडिया चैनल से बात में उनसे ये सवाल जब पूछा गया कि आप गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमने तो अपने घर का दरवाजा बहुत बड़ा कर लिया है और उसमें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े गाड़ी सब आ सकती हैं। तो पहले वो जैसे बीच में कहते थे अकेले लड़ेंगे, बीच में ये तमिलनाडु वाले तर्ज की भी बात कहते थे कि हम तमिलनाडु भेजेंगे अपने लोगों को और पता करेंगे कि कैसे टीबीके ने जीती। लेकिन उसमें उन्होंने ये संकेत दिया कि अगर उनको सीटें दी जाएं तो गठबंधन कर सकते हैं। एक बात उन्होंने ये कही थी कि कम से कम हमको उतनी सीटें तो दीजिए जितनी दलित आबादी है। जैसे अब मान लीजिए अगर हम 20% भी दलित आबादी मान लें तो कुल यूपी की सीट का मतलब परसेंटेज निकालेंगे तो 80 सीटें बैठती हैं। तो शायद 80 सीटें अभी चंद्रशेखर को देना किसी समाजवादी पार्टी या किसी के लिए थोड़ा मुश्किल हो। लेकिन क्या इसको आप ये मानते हैं कि शायद अब गठबंधन के लिए चंद्रशेखर भी कुछ थोड़ा सा अपने गार्ड डाउन कर रहे हैं या थोड़ा सा इस ओर देख रहे हैं और या इशारा कर रहे हैं? क्या ऐसा लगता है? एक ये कारण है, दूसरा कारण ये भी है रवीन जी की समाजवादी पार्टी, चूंकि बहुजन समाजवादी पार्टी से जो बहुजन समाज पार्टी के विकल्प के तौर पर भले ना उतरे, लेकिन अगर सपा के समीकरण देखेंगे तो वो बेस्ट में थोड़ा सा उसके पास यादव बेस वोट वैसा नहीं है, वो पूरी तरह मुस्लिमों पर आधारित है। आपको क्या लगता है कि ये कुछ बात बन सकती है क्या? चुनाव आते आते अभी दूर है, लेकिन अगर इस मतलब डिकोड करते हैं, आप समझते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जमीन के स्तर पर? देखिए, मुझे लगता है कि चंद्रशेखर किसी के साथ गठबंधन करेंगे इसकी संभावनाएं कम है, क्योंकि जैसा आपने कहा 80 सीटें तो समाजवादी पार्टी उनको देगी नहीं, और 80 सीटें उनको, क्योंकि उनके साथ अलायंस में कांग्रेस भी है, एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस को भी चाहिए। तो अखिलेश यादव के साथ समस्या क्या है कि उनको ये लगता है, पिछले चुनाव में भी ये लग रहा था कि वही एकमात्र विकल्प हैं, वही एकमात्र नेता हैं जो रिप्लेस कर सकते हैं बीजेपी को। तो उस ताकत के उस जमीन पर खड़े होकर के जब अखिलेश यादव सोचते हैं तो विपक्ष को कम स्पेस देते हैं, स्पेस कम बच जाता है। जैसे इमरान मसूद को ज्वाइन कराया उन्होंने, लेकिन टिकट नहीं दिया विधानसभा का। अल्टीमेटली इमरान मसूद एमपी बन गए, वो बड़े नेता हैं सहारनपुर के, उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, लीगेसी है उनके साथ। अखिलेश यादव उनको चुनाव लड़ाते तो शायद उनकी पार्टी के लिए बेहतर होता, एक मजबूत नेता आज उनकी पार्टी में खड़ा होता। ये स्थिति चंद्रशेखर के साथ थी, उन्होंने कमिट किया चंद्रशेखर के साथ, लेकिन बाद में वो कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ और चंद्रशेखर जो है अलग चले गए। अब जो स्थिति है उसमें चंद्रशेखर आजाद का जो फॉर्मूला है, दरअसल जो बहुजन पॉलिटिक्स है उसका फॉर्मूला ये है कि पहले आप हारने के लिए लड़ें, फिर हराने के लिए लड़ें, और तीसरा चुनाव आप जीतने के लिए लड़ें। बसपा वाला वामसेप वाला। तो वो हारने के लिए लड़ चुके चंद्रशेखर। इस बार का जो चुनाव होगा वो इस मायने में महत्वपूर्ण होगा कि चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें ले आएंगे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि वो जितना वोट लेंगे वो किसका वोट काट लेंगे और उससे किसको भारी नुकसान कर देंगे, और जिसकी वजह से कौन मुनाफे में चला जाएगा, कौन फायदे में चला जाएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। तो नो डाउट कि चंद्रशेखर का वोट शेयर बढ़ने जा रहा है, नो डाउट वो ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह का पब्लिक रिस्पॉन्स और मीडिया का एक्सपोजर, उनके वैकल्पिक मीडिया का एक्सपोजर उनको मिल रहा है, उससे ये तय है कि उनका जनाधार बढ़ेगा, उनका वोट शेयर बढ़ेगा, उनकी पार्टी का वजूद बढ़ेगा, और अगले चुनाव तक वो उत्तर प्रदेश में इस हैसियत में आ जाएंगे कि वो एक मेन फोर्स हो उत्तर प्रदेश में। वो कह सके समाजवादी पार्टी को कि हमारे घर का दरवाजा बड़ा है, आप आइए इस दरवाजे के भीतर और बताइए कितनी सीटें चाहिए आप। तो इस चुनाव में आपको कम गुंजाइश लगती है? इसकी क्या एक वजह यह भी है कि अखिलेश और चंद्रशेखर के रिश्ते बहुत बताते हैं कि सामान्य नहीं है, और पिछले 2022 में गाजियाबाद की किसी सीट को लेकर और ये लड़ने को लेकर, और अखिलेश मतलब ओपी राजभर और चंद्रशेखर को के साथ उतना अच्छा सा उनकी ट्यूनिंग नहीं है। ये भी क्या वजह है? लेकिन अब उनकी मजबूरी भी तो है कि फिर बेस्ट यूपी में अब चूंकि जयंत साथ में है भाजपा के, तो नए सर फिर बेस्ट यूपी में समाजवादी पार्टी किस बलबूते लड़ेगी? इस लिहाज से मैं पूछ रहा था, लेकिन आपके बातों से ऐसा लगता है, और इस लिहाज से क्या कोई गुंजाइश बचती है?
देखिए 2022 में अनुराग जी जब आरएलडी के साथ गठबंधन था समाजवादी पार्टी का, तब लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है और बहुत मजबूत चुनाव लड़ा। जब ये दोनों नेता वेस्टर्न यूपी में सहारनपुर से और शामली होते हुए लोनी तक यात्रा में निकले हो, शायद आपको ध्यान हो, तो ये पूरा हाईवे जाम हो गया था। रात सुबह चले थे और रात के 10 बज गए थे इन लोगों को, दोनों को वहां जाते जाते। बिल्कुल। इतना मास मोबिलाइजेशन हाईवे में था। हाँ, वो उसको मैं देख करके उस वक्त मैं नोएडा में ही था, तो मैंने जो है वो भीड़ को देखकर लगता था कि एकदम सत्ता पलटने जा रही है, बदलाव होने जा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या कि सीट बार्गेनिंग को लेकर के जो कंट्राडिक्शंस आरएलडी और समाजवादी पार्टी के भीतर उभरे, उनसे भारी नुकसान हुआ गठबंधन का। जैसे मेरठ में उन्होंने कई सीटों पे उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया, समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को फ्री हैंड नहीं दिया। जो आरएलडी का कोर वोटर था उसमें ये मैसेज चला गया कि अखिलेश यादव हमारे नेता को कम करके आंक रहे हैं और इससे उसको जितना कंसोलिडेट गठबंधन के फेवर में हो जाना चाहिए था वो उतना कंसोलिडेट नहीं हो पाया और अल्टीमेटली इसका नुकसान हुआ भारी और कई सीटें वो भी हार गई समाजवादी पार्टी जो उसको जीत जानी चाहिए थी। तो ये एक बड़ा फैक्टर होता है जब आप, जैसे बीजेपी गठबंधन करती है अपने अलायंस के साथ, आप उसको देखिए वो कितना माइन्यूटली काम करती है। उस पर राजभर बीच बीच में कुछ कुछ करते रहते हैं, अनुप्रिया पटेल बीच बीच में कुछ कुछ करती रहती हैं, संजय निषाद कुछ कुछ करते रहते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता। वो उनको गठबंधन से निकालते नहीं, सत्ता में उनका वजूद कम नहीं करते, उनके बारे में उनका नीचे से लेकर ऊपर तक कोई नेता रिएक्ट नहीं करता, कोई कमेंट नहीं करता, कोई लूज टॉक नहीं करता। वो बहुत फाइन ट्यून करके चलते हैं। अभी इस वक्त की हालात को देखिए आप, वेस्टर्न यूपी में ऐसा लगता है कि बीजेपी ने आरएलडी को एक तरह से फ्री हैंड दे दिया है। सारी रैलियां जयंत चौधरी कर रहे हैं वेस्टर्न यूपी में खुले तौर पे, बड़ी बड़ी भीड़ आ रही है उनमें। 5 रैलियां 40 दिन में कर चुके हैं जयंत चौधरी। पहली रैली एक जनसभा मुजफ्फरनगर में हुई जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पे थे, खुले दिल से जयंत की प्रशंसा की, खुले दिल से चौधरी साहब की प्रशंसा की। ये मैसेज देने की कोशिश की कि बीजेपी और आरएलडी के बीच में ना सीटों को लेकर कोई कंट्राडिक्शन है, ना नेतृत्व को स्पेस देने को लेकर के कोई कंट्राडिक्शन है। दरअसल आरएलडी का जो कोर वोटर है वो एग्रेसिव है, वो चाहता है कि उनके नेता को सम्मान मिले, उसको एक अच्छी जगह मिले। ये अभाव था समाजवादी पार्टी में रहते हुए, इसको मैनेज नहीं कर पाए अखिलेश यादव। हालांकि उन्होंने एक बार कहा जब वो आरएलडी आई रे गीत बजता था, तो अखिलेश यादव मंच पे खड़े होकर कह रहे थे आरएलडी आई रे बजाओ। भयंकर वायरल हुई वो क्लिप, काट काट के पूरे वेस्टर्न यूपी में छा गई। तो दरअसल सवाल ये है कि अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्य विपक्षी दल उन्हीं का है, तो ये दिल भी उन्हीं को दिखाना पड़ेगा कि वो छोटे छोटे दलों को अपने साथ सहेज लें, जोड़ लें, एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाए। जब भारतीय जनता पार्टी जो ये क्लेम करती है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी संगठन है, वो बहुत छोटे छोटे दलों को जिनकी 1 सीट 2 सीट 3 सीट की भी स्थिति है उनको अपने साथ अलायंस में ले आता है। और मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो मंच पे ये ख्याल रखते हैं कि उनको प्रॉपर स्पेस मिले, उनके वोट बैंक में मैसेज ना जाए कि उनके नेता को नजरअंदाज किया जा रहा है। तब अखिलेश यादव को इस पर काम करना चाहिए कि वो जो दल उनके साथ आ सकते हैं उनको सम्मान दें, उनको बराबरी का पार्टनर माने सरकार बनाने में, उतनी हैसियत में खड़ा करें, उतना वजूद दें और वो बाहर दिखाई दे पब्लिक डोमेन में, लगे तो अखिलेश यादव उसकी मैसेजिंग करें कि हम बराबर की हिस्सेदारी दे रहे हैं। जी, वो दिखाई नहीं देता है। दरअसल अखिलेश यादव बेताब हैं छा जाने के लिए, सत्ता पलट देने के लिए, और उनको लगता है कि वही एकमात्र विकल्प है उत्तर प्रदेश में। तो मुझे लगता है ये एक अड़चन है, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ये कहीं ना कहीं दिक्कत का सबब है। लेकिन उनको करना पड़ेगा विपक्षी दलों के प्रति, उनको समान विचारधारा के दलों से लगातार निगोशिएशन करना पड़ेगा। आप देखिए ना, उन्होंने एक नेता खड़ा किया वेस्टर्न यूपी में, राजकुमार भाटी, उन्होंने मीडिया में अच्छे से डिफेंड किया, बड़ी रैली की नागरिक में, लेकिन बीजेपी ने उसको काउंटर करने के लिए कितना माइन्यूटली तुरंत उसको ऑपरेट किया, तुरंत उन्होंने उस पर काम किया, उसको मामूली नहीं समझा। उन्होंने एक उनके जो राज्य मंत्री थे उनको स्वतंत्र प्रभार दे दिया, डॉक्टर सोमेन तोमर को, मेरठ से आते हैं। एक राजस्थान से एक महिला नेता को राज्यसभा का टिकट दे दिया, यहाँ काउंटर किया और राजकुमार भाटी की इमेज को इतना डेंट लगा दिया,
उनको ये साबित कर दिया कि वो ब्राह्मणों के खिलाफ हैं, वो जाटों का, गुजरों का अपमान कर रहे हैं, और अल्टीमेटली उनकी इमेज पे डेंट लगा के ये सिचुएशन बनाई कि जब लखनऊ में एक कार्यक्रम में होते हैं अखिलेश यादव, तो वो भाटी जी को डिफेंड नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि मैंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि किसी के बारे में कोई ऐसी बात ना कहे, अभद्र और कि जो किसी अपमानजनक को बात बुरी ना लगे। करे। हाँ, बात ना कि बुरी करे। लगे। तो दरअसल तो है क्या कि जब आपको इलेक्शन लड़ना है पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पे, तो आपको एक एक सीट का स्थानीय समीकरण, जातीय समीकरण, भौगोलिक दृष्टिकोण, उस सीट का अतीत, उस सीट की संभावनाएं, ये सब स्टडी करनी होंगी, और उन्हीं के हिसाब से आपको कैंडिडेट्स देने होंगे, विनेबिलिटी देखनी होगी। कहाँ अगर आपको चंद्रशेखर से कोऑर्डिनेशन करना है, यूपी की सरकार बदलनी है, तो अगर वो 80 सीटें मांग रहे हैं तो आज आपको लग सकता है कि यार 80 मांग रहे हैं तो क्या ही होगा, लेकिन आप 80 नहीं देते, वो इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं। आप कांग्रेस को भी मान लीजिए फाइनली फिर यही कहते हैं कि हम तो 30 से ज्यादा नहीं देंगे, और कांग्रेस भी यही डिसीजन ले लेती है, तो सोचिए कि चुनाव किस तरह का होगा। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को लिबरल होना पड़ेगा, विपक्षी दलों के प्रति, समान विचारधारा के दलों के प्रति एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, सीटों की फाइन शेयरिंग करनी पड़ेगी, तब ये स्पेस बनेगा। और चंद्रशेखर के भीतर भी जो कॉन्फिडेंस पैदा होगा इस यात्रा के बाद, अभी तो पहले चरण में 3 जिलों के बाद वो ब्रेक लेंगे, फिर बरेली में उनका एक कार्यकर्ता सम्मेलन है, फिर नए सिरे से कुछ जिलों में वो निकलेंगे। चुनाव आते आते जब वो 20, 30, 40 जिलों में निकल चुके होंगे, तो तब चंद्रशेखर का जो कॉन्फिडेंस है वो और ज्यादा बूस्टअप हो चुका होगा। हो सकता है कि उस समय वो परसेंटेज और भी बढ़ाए सीटों की डिमांड का। तो मुझे लगता है अर्ली अखिलेश यादव को हाथ बढ़ाना चाहिए, राजनीतिक समझदारी, सूझबूझ दिखाते हुए, और अभी जो गठबंधन बनेगा वो वोटों में तब्दील करने में कामयाब होगा। जब चुनाव से ठीक पहले आप करते हैं, हम अतीत में देख चुके, आरएलडी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी सब एक साथ मिलके लड़े, आखिरी मोमेंट में गठबंधन हुआ, बीजेपी की लहर थी, कन्वर्ट नहीं हो पाया वोटों में, भीड़ बहुत जुटी, लेकिन बदलाव नहीं हुआ। तो दरअसल अब चुनाव में बहुत वक्त नहीं बचा है यूपी के। लोग तो कह रहे हैं कि 26 में हो जाएगा, लेकिन दिसंबर 27 में होगा, तो भी 6 महीने का वक्त है सिर्फ। नवंबर तो दिसंबर तक आप, का लोग कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर तक हाँ, विधानसभा भंग की जा सकती है। खैर, हम रवीन जी, आपको हम लोग सीटों लौटते में, हैं चंद्रशेखर पे आता हूं मैं एक बार फिर से। अच्छा, मान लीजिए अब इसमें 3 सूरत हो सकती हैं। एक है कि चंद्रशेखर अकेले चुनाव लड़े। अकेले चुनाव लड़ने में वो जैसा बार बार कहते रहते हैं कि उनकी अपनी एक, मुसलमानों की अपनी एक राजनीति है, नगीना में भी वो जीते, उसमें भी उनकी भूमिका रही। ओवैसी से गठबंधन की बात करते हैं। एक सूरत हो सकती है कि वो अकेले चुनाव लड़ते हैं। एक सूरत हो सकती है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ कुछ बातें इनकी बन जाए। तो इसमें इन पर छोटे छोटे मैं चाहूंगा कि इन तीनों सूरतों में क्या होगा। अगर वो अकेले लड़ते हैं तो फिर दफा नुकसान भाजपा सपा को कैसे क्या होगा, और दूसरा आपको क्या लगता है व्यवहारिक तौर पर कितनी सीटों पर, 80 सीटें तो देखिए ये मतलब ज्यादा मांगती हैं पार्टियां, लेकिन चंद्रशेखर की जो राजनीति है, जैसे कहते हैं कि जाटो युवा इनमें ज्यादा लोकप्रिय हैं, और किन पॉकेट में वो प्रभावी हैं, सहारनपुर देहात या बिजनौर से वो सांसद हैं, उसको आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो कितनी सीटों पर बात बन सकती है अखिलेश के साथ, और जो क्या ओवैसी वाले फैक्टर से अखिलेश डरते हैं कि क्या अगर ये ओवैसी की बात बहुत करते हैं तो आने से फिर वो कम्युनलाइजेशन हो जाएगा, जो ओवैसी की छवि या एआईएम जैसी है। तो इसका क्या है, क्या कोई कैसी सूरत में बन सकता है गठबंधन अगर सपा से बनना? अनुराग जी एक तीसरी सूरत और भी बन सकती है। आपने ठीक कहा, 2 विकल्प हैं चंद्रशेखर के पास, लेकिन मुझे लगता है 3 विकल्प हैं। एक विकल्प समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस में जाने का है। अगर इस अलायंस में वो चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत मजबूत अलायंस होगा, और बीजेपी को इस अलायंस से फाइट करने में भयंकर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मैं भयंकर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए अगर ये तीनों बड़े मोर्चे एक साथ जुट जाते हैं। बहुत टफ इलेक्शन होगा एक एक सीट पे। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो एक थर्ड फ्रंट बना लें, उनके साथ कुछ पार्टियां वो जो उनके जैसे विचार वाली हैं यूपी के अलग अलग इलाकों में, उनको वो जोड़ लें। जैसा आपने भी इंडिकेट किया कि ओवैसी उनके साथ आ सकते हैं, तो अगर ओवैसी उनके साथ आते हैं तो ओवैसी दरअसल एड्रेस करते हैं यूथ को, मुस्लिम्स के। मैं उस चीज को रिपीट करना चाहूंगा कि जो देश का यूथ है, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश का जो यूथ है, वो किसी भी कास्ट का है,
अगर फॉरवर्ड कास्ट को छोड़ दें तो बैकवर्ड कास्ट और दलित्स में वो बेचैनी ज्यादा दिखती है, जबरदस्त है वो बेचैनी। कल मैं देख रहा था चंद्रशेखर की सभा में, मोर देन 90% यूथ था, और यूथ में भी टीनेजर्स से लेके, जिसको जैन जी कह रहे हैं आज हम, उससे लेकर के 25, 30, 40, 45 साल के एज ग्रुप के लोग थे मैक्सिमम, और बहुत उत्साहित थे। उनको लग रहा था कि चंद्रशेखर एक उम्मीद बनकर आए हैं, उनके सपने पूरे कर सकते हैं। और जिस तरह से चंद्रशेखर एक एक बिंदु गिनाते हैं, कोई समस्या अपने भाषणों में, बहन जी जब भाषण देती थी तो पर्चे पर लिख कर लाती थी। 1 घंटे का भाषण उनका आमतौर पर आधे घंटे, पौने घंटे, 1.5 घंटे का भाषण रहता था। चंद्रशेखर का भी कोई भाषण 40-45 मिनट से कम नहीं है। हाँ, लंबा बोलते हैं। मेरठ में कल मुझे लगता है कि लगभग 3 से 4 घंटे लगातार बोले हैं, वो लगातार बोले हैं। लगभग पौन घंटे का भाषण एक महिलाओं की सभा में दिया, जो एक वेंकट हॉल में थी। महिलाओं से अलग एड्रेस किया, उनके इश्यूज पे बात की, सेंटिमेंट कैश करने की कोशिश की कि आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं छोटा, इस तरह से, और उनकी प्रॉब्लम्स उनको बताई। और फिर उन्होंने शेरगढ़ी गांव में एक मास मीटिंग को एड्रेस किया, वहां सारा 32 सूत्रीय पूरा एजेंडा उन्होंने एकदम पढ़ के सुनाया। फिर वो यात्रा में चलते हैं, तो जब यात्रा में चलते हैं पैदल तो तब भी शांत नहीं रहते, माइक हाथ में लेकर के गिनाने लगते हैं, सरकार पेपर लीक करा रही है, या आपका भविष्य चौपट कर रही है, या आपको दारू के ठेके पर दारू दे रही है, रोजगार नहीं दे रही है, मौत बांट रही है, इस टाइप की चीजें वो गिनाते हैं सारी। और फिर जब फाइनली वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, तो जो रथ उन्होंने तैयार किया उसके हाइड्रोलिक सिस्टम से ऊपर चढ़ते हैं एक हाइट पे, और पौन घंटे का भाषण वहां देते हैं। तो आप देख सकते हैं ग्राउंड पर तपती दोपहरी में, जब 40, 42, 43 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, जब एसी से बाहर निकलने में कुछ लोगों को दिक्कत होती है, तब चंद्रशेखर चप्पल पहने हुए जमीन पर दमदारी से चलते हैं, बिना थके, बिना रुके, घंटों बोल रहे हैं लगातार। तो ये सब चीजें किसी भी कॉमन मैन को अपील करती हैं, प्रभावित करती हैं। लोगों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, नाम लेके एड्रेस करते हैं, छोटे छोटे इश्यूज गिनाते हैं, साथ साथ अपने नेताओं को खड़ा करते जा रहे हैं जिनको ज्वाइन करा रहे हैं। तो ये ताकत होती है, नेता ऐसे ही बनता है कोई शुरुआती दौर में। अखिलेश यादव की अपब्रिंगिंग भी आप देखिए, वो भले ही धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हों, लेकिन उन्होंने साइकिल चलाई उत्तर प्रदेश में। हाँ, 2012 में मेहनत की थी। स्थापित हुए थे, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट उसी साइकिल यात्रा ने बनाया उनको। लोग कहते हैं कि नेताजी ने उनको लीगेसी ट्रांसफर की, विशुद्ध ऐसा नहीं है, लीगेसी अपनी जगह है, लेकिन अखिलेश यादव कैपेबल हैं, उन्होंने अपने आप को उस तरह से ग्रूम किया है, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की, हजारों किलोमीटर साइकिल चलाई उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उन्होंने, तब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाके बने और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। तो जब जब आप अतीत उठा के देखिए, जब सत्ता परिवर्तन होता है तो इसी तरह के जमीन के संघर्षों से होता है, और सत्ता पक्ष हमेशा यही मैसेज देने की कोशिश करता है कि ऑल इज वेल, सब ठीक चल रहा है। तो बेसिक चीज ये है कि अगर मैं उन्हीं 3 बिंदुओं पे आ रहा हूं जिनकी हम बात कर रहे थे, कि एक फैक्टर ये हुआ कि वो सपा और कांग्रेस के साथ अलाइन हो जाए, बहुत ही मजबूत फैक्टर बनेगा। दूसरा फैक्टर ये कि वो इंडिपेंडेंट, वो ओवैसी या और दूसरे दलों के साथ मिलकर लड़े, तो ये विपक्ष के लिए एक मुसीबत वाली सिचुएशन होगी, और विपक्ष के लिए तो होगी, ये कुछ इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक मुसीबतों वाली सिचुएशन होगी, क्योंकि पिछले चुनाव में बहुत सारी सीटों पर दलित वोट बैंक जो छिटका, उसका एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पास भी गया था। उन्होंने कुछ नेताओं को प्रमोट भी किया, आप देखिए ब्रजलाल को उन्होंने कहां से कहां लेकर के चले गए। वो हाल ही में असीम अरुण को मेरठ ले आए, मेरठ का प्रभारी मंत्री बना दिया उन्होंने। असीम अरुण मेरठ में पोस्टेड रहे हैं, उनके फादर भी पोस्टेड रहे हैं, बहुत बढ़िया पब्लिक कनेक्ट करते हैं वो, उनकी छवि भी अच्छी है, और एक ब्यूरोक्रेट वाली इमेज नहीं है उनकी, वो डायल्यूट करते हैं चीजों को। उसलिए आते ही किया मेरठ से रिश्ता गिनाया, अपना संबंध गिनाया, और अखिलेश यादव पर अटैक किया उन्होंने सीधा, किसी और पे नहीं किया। तो दरअसल ये जो 3 फॉर्मूले बनते हैं, इन तीनों फॉर्मूले में डिसीजन क्या लेना है ये तय करना है समाजवादी पार्टी को, चूंकि सबसे बड़ी प्लेयर समाजवादी पार्टी है 2027 के चुनाव की। तो बड़े प्लेयर को ही सोचना है, घर का जो बड़ा होता है उसको सोचना होता है कि छोटे बच्चों को कैसे एडजस्ट करना है, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, किसको जूता चाहिए, किसको चप्पल चाहिए, किसको कॉपी पेन चाहिए, ये उसको देखना है। तो ये अखिलेश यादव को देखना है कि वो अकेले उत्तर प्रदेश की सरकार बदलने की स्थिति में है कि नहीं है, और अकेले नहीं है तो क्या कांग्रेस को साथ ले आएंगे तो बदल जाएगी,
और अगर कांग्रेस को साथ ले आएंगे तब भी नहीं बदल रही है, तो उनको ये जज करना है, उनको ये स्टडी करना है कि क्या तीसरे किसी प्लेयर की जरूरत है। तो तीसरे प्लेयर के तौर पर, एक मजबूत प्लेयर के तौर पर उभर रहे हैं चंद्रशेखर। मेरे विचार से अखिलेश यादव को उनको अपने साथ लेना चाहिए एट एनी कॉस्ट, अगर वो रियल में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा फैक्टर बन चुके हैं यूपी की पॉलिटिक्स में। और बहन जी अभी एक्टिव नहीं है। देखिए, एक मुसीबत दिखाई देती है, चंद्रशेखर पर भी सवाल खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो निर्विवाद नेता है और बहुत ही बड़े प्लेयर के तौर पर राजनीतिक हलकों में देखे भी जा रहे हैं। पॉलिटिकल लोग उनको अंडरस्टिमेट भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो सिक्योरिटी के साथ चल रहे हैं। उन्होंने बिजनौर में परमिशन नहीं ली, शाम होते होते परमिशन मिल गई। मेरठ में परमिशन नहीं ली, पूरा प्रशासनिक अमला उनकी यात्रा के मैनेजमेंट में लगा हुआ था। ये सवाल लोग उठाते हैं। लेकिन एक और बात है अनुराग जी, कोई भी नेता जब वो जमीन पे उतरता है, उसका अल्टीमेट गोल क्या है? वो सत्ता प्राप्त करना चाहता है, वो बड़ा संगठन खड़ा करना चाहता है, वो बड़े जनसमूह का नेता बनना चाहता है। तो वो केवल इसलिए कि किसकी सरकार बन जाएगी और किसकी नहीं बनेगी, वो अपने संघर्ष को रोक दे, वो अपनी ताकत बढ़ने से रोक दे, वो किसी की छतरी के नीचे जाके खड़ा हो जाए सिर्फ इसलिए कि कोई सरकार रिप्लेस करनी है उसको, तो मुझे लगता है चंद्रशेखर यहाँ समझौता नहीं करेंगे। चंद्रशेखर भविष्य के एक बड़े नेता के तौर पे उभर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नगीना में उन्होंने चौंकाया था, 2027 में चौंकाएंगे वो। और आप एक और चीज देखिए, बहन जी की लिमिटेशंस हैं, एज फैक्टर भी है उनके साथ, वो जमीन पे सड़क सिक्योरिटी फैक्टर्स भी है। अब वो फील्ड की राजनीति नहीं करेंगे, नहीं निकल सकती। उतना नहीं निकल सकती है मैसेज के बीच में, वो उतना कनेक्ट नहीं कर सकती, उतना पेनिट्रेट नहीं कर सकती। वो जो भी करेंगी, उनका जो पुराना कामकाज है, उनकी जो लीगेसी है, उसके बूते करेंगी। चंद्रशेखर जो करेंगे जमीनी संघर्ष पे करेंगे, और वो संघर्ष के लिए निकल पड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है। चलिए रवीन जी, टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेन है, लेकिन मैं चलते चलते एक बात ये जरूर पूछूंगा। आपने जो कहा था वो बहुजन राजनीति वाला फार्मूला, कि पहले हारने के लिए लड़ते हैं, फिर हरवाने के लिए लड़ते हैं, फिर जिताने के लिए लड़ते हैं। तो चंद्रशेखर का जो आपको पूरा मोड ऑफ वर्किंग दिख रहा है, उसको मतलब 4 लाइन में ये बताइए कि इस बार क्या, किस वाले पोर्शन पे है, वो किस वाले क्रम में है? देखिए, चंद्रशेखर इस स्थिति में तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश के सीएम बन जाएंगे, लेकिन अगर हंग असेंबली आ जाती है बाई चांस, अगर मैंडेट क्लियर कट नहीं आता है 2027 में, झूलने लगता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो चंद्रशेखर वहां स्पेस तलाश सकते हैं। तो वो दोनों चीजों के लिए लड़ रहे हैं, मुझे लगता है। वो इसलिए भी लड़ रहे हैं कि उनको अपने आप को साबित करना है जमीन पे, और उनको इसलिए भी लड़ना है कि वो कुछ सीटें हासिल कर जाएं उत्तर प्रदेश में, ताकि हंग असेंबली की सिचुएशन बने तो वो एक फैक्टर बने। और हंग असेंबली भी नहीं आए, किसी की सरकार बने तो उनके सपोर्ट से बन जाए, या वो विपक्ष में भी रहे तो उनकी वॉइस मजबूत हो। मुझे ऐसा लगता है, ऐसे लक्ष्य लेकर के वो चल रहे हैं। अच्छा, चलिए एक रैपिड फायर हो जाए कि आप तो उस कोर इलाके पर नजर है आपकी जहां पर चंद्रशेखर सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। अगर चंद्रशेखर अकेले या ओवैसी जैसे गठबंधन में गए और सपा के साथ नहीं गए, बसपा से तो गठबंधन का सवाल नहीं उठता, तो लगभग कितनी आपको लगता है कि चंद्रशेखर मतलब अगर ठीक ठाक प्रदर्शन कर ले जाए तो कितनी सीटें निकाल ले जाएंगे? मुझे लगता है वो इतनी सीटें निकाल ले जाएंगे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यूपी की सत्ता में नहीं आ पाएगा। अच्छा, ये मतलब आप संख्या के बजाय आपने एक प्रवृत्ति की तरफ इशारा कर दिया। हाँ, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में 27 में किसकी सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। सही बात है। ठीक है रवीन जी, आपने बोले भारत को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे भी हम दूसरे मुद्दों पर आपसे बातचीत के लिए जुड़ेंगे। एक बार फिर आपका शुक्रिया। आपका शुक्रिया अनुराग जी, आपने जोड़ा और मुझे स्पेस दिया यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर शुक्रिया, नमस्कार।